नमस्कार, एक मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व रेलवे मंत्री पवन कुमार बंसल जी। बंसल साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। और मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर कहती हैं कि मेट्रो चंडीगढ़ में वायबल नहीं है, जबकि चंडीगढ़ के लोगों को इस प्रोजेक्ट का बरसों से इंतजार है। आप क्या कहेंगे इस पर? मेरा ख्याल जब वो ये टिप्पणी करती हैं तो वो सिर्फ उसको चंडीगढ़ के दायरे में ही सीमित रख के बात कर रही हैं। ये नहीं हो सकता। आज चंडीगढ़ में प्रेशर सिर्फ जो चंडीगढ़ के लोग हैं उन्हीं का नहीं, इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशनल हो, हेल्थ हो, सभी पे चंडीगढ़ के इलाकों का इर्द गिर्द का पड़ रहा है। तो जब मेट्रो की भी जिक्र हुआ था वो इसी कारण काम इस पे करने का बात हुई थी कि जो 15-20 किलोमीटर दूर तक हैं सभी दिशाओं में, ख़ास तौर पे पंजाब में और हरियाणा में, वहाँ के लोगों के लिए यहाँ आना जाना सहूलत रहे और इसके में ज़्यादा गाड़ियों चंडीगढ़ में ना आए। अगर सभी को 20 किलोमीटर, अब जीरकपुर से आगे तक कितना बन रहा है, इधर खरड़ तक बन गया है और आगे को मेरे हिसाब से बद्दी तक भी ज़रूरत पड़ेगी। इन सभी के इलाकों के जो लोग यहाँ आते हैं अगर अपनी अपनी गाड़ियों में आएँ तो सड़कों पे बहुत क्लॉग हो जाएंगी, बहुत रश रहेगा, ट्रैफिक जैम रहेंगे। इसलिए ज़रूरत है कि एक मैस रैपिड ट्रांसपोर्ट, बहुत तेज़ी की रफ्तार के साथ ज़्यादा लोगों को लेके चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो। और वो ये भी देखने के बाद कि ट्रॉली सिस्टम होना चाहिए, कि मोनो रेल होना चाहिए, आखिर पे इस नतीजे पे पहुंचे थे कि ये मेट्रो ही चाहिए। और मैं समझता हूँ मेट्रो की आने वाले समय के हिसाब से फ्यूचरिस्टिक हमारी ज़रूरतों के लिए बहुत ज़रूरत है। रेल मंत्री रहते आपने इस इलाके के लिए बहुत सारी सौगात दी थी, बहुत सारी घोषणाएं की थी, कई नई रेल चलाने की घोषणा की थी। तो अब सत्ता बदल गई है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, आपकी उन घोषणाओं पर कितना अमल आगे हुआ है? ट्रेन्स तो जो मैंने जिनकी घोषणा की थी या घोषणा के बिना भी चला दी थी, जो तीसरी शताब्दी चंडीगढ़ से चली थी वो बिना घोषणा के थी, एकदम चला ली थी। लेकिन जितनी 10-12 ट्रेन्स का जो उनका मैंने ऐलान किया था वो सभी चल चुकी हैं। एक रही देरी हुई उसमें, वो यहाँ से कटरा वाली वैष्णो देवी के लिए, वो भी अब चल गई है। तो सब चल चुकी हैं ट्रेन्स। तो मेरा ख्याल वो तो काम पूरा हो गया है। जो एक रह गया है वो एकदम होना भी नहीं है, आगे समय लगेगा। लेकिन उसके लिए भी फंड्स की एलोकेशन की थी कि जो अंबाला से चंडीगढ़ के लिए डबलिंग, दोहरीकरण का है करने का, ताकि गाड़ियाँ और ज़्यादा चल सकें। अलग अलग ट्रेन पे आने जाने की एक लाइन रहे तो गाड़ियाँ ज़्यादा चल सकती हैं। उस पर लालुडू तक तो हो चुका है। आगे के लिए जो उसकी ज़रूरत थी उसके लिए मैंने 204 करोड़ कुछ इतना बनता था, उसके भी एलोकेशन हो गई थी उस वक्त। उस पर भी मेरा ख्याल है कि काम शुरू थोड़ा थोड़ा होगा और हम उम्मीद करेंगे कि समय लगता है इन चीज़ों के, रेलवे प्रोजेक्ट्स पे बहुत समय लगता है। वो भी किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता कि अभी कुछ नहीं हुआ। मुझे विश्वास है कि उस पर काम होगा और वो हमारे लिए चंडीगढ़ से अंबाला तक डबलिंग होके ये पूरी दिल्ली तक की लाइन और उधर आगे लुधियाना तक की तरफ, वो लुधियाना तक नहीं है लेकिन दिल्ली से आगे वाला पूरा हो जाएगा। और कभी फिर हम मांग करनी शुरू करें कि लुधियाना वाली भी डबलिंग हो तो उस पर भी आगे और ट्रेन चल पाएँ, ताकि पूरे पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ चंडीगढ़ कनेक्टेड हो रहे हैं। चंडीगढ़ से यमुनानगर तक रेल लाइन बिछाने की बात थी, अनाउंसमेंट हुई, लेकिन काम उस पर भी अभी तक शुरू नहीं हो सका। वो अनाउंसमेंट मेरे से भी पहले की है, लेकिन मैंने भी उस पर काम करने की कोशिश की थी। उसमें एक दिक्कत आई थी, शायद वो आने वाले समय में पूरी हो, कि स्टेट गवर्नमेंट जो होती है ये रूल ये है कि वो ज़मीन का पैसा वो देते हैं, ऊपर का बाकी सारा खर्चा रेलवे वाले करते हैं। वो अभी उस पर नहीं हो पाया था, लेकिन उसकी ज़रूरत बहुत है, बल्कि उसकी ज़रूरत तो बहुत बढ़ के है। जो हम एक फास्ट ट्रेन का जिक्र करते हैं, बुलेट ट्रेन जिसको अक्सर कहते हैं, वो नई लाइन पे होगा। वो जो प्रेजेंट लाइन है, मौजूदा लाइन यहाँ से अंबाला के बीच में सोनीपत वगैरह से होते हुए, उस पर नहीं हो सकता। एक नई लाइन बनानी होगी और उसके लिए वो रास्ता यही था कि यमुनानगर दिल्ली। उसके लिए पैसे की बहुत ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है इन चीज़ों पे। इतने पैसे रेलवेज़ के पास हर वक्त नहीं होते लगाने के लिए, लेकिन वो एक आने वाले दिनों के लिए हमारे एक श्रेष्ठ कामों में काम होगा अगर हम वो ट्रेन एक दिल्ली तक ऐसे ही चला पाएँ। आपके समय में घोषणा हुई थी कि सोनीपत में एक रेल कोच फैक्ट्री बनेगी और लोगों को उम्मीद थी कि बहुत लोगों को इससे रोज़गार मिलेगा। अब इस तरह की चर्चाएं हैं कि इस रेल कोच फैक्ट्री को कहीं दूसरे स्टेट में शिफ्ट किया जा रहा है। नहीं, किसी जगह शिफ्ट करने का नहीं, और स्टेट्स के लिए और ऐलान हुए हैं। इसका यहाँ था सोनीपत में लगाने का कोच फैक्ट्री के साथ जितनी एंसिलरीज लगेंगी, सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं रहती, उसमें जो जो पार्ट्स जाते हैं, कोई चिटकनियाँ बनाता है, कोई शीशे की विंडोज़ बनाता है, कोई पैदान बनाता है, कोई उसमें जो हमारा लगता है ये सनमाइका वगैरह, वो 20 तरह के काम उसमें जो प्रोजेक्ट्स लगते हैं वो सब चीज़ों के लिए अलग अलग एंसिलरीज लगती हैं। वो ऐलान है और वो ऐलान
मेरा नहीं, वो मेरे द्वारा बजट का एक ऐलान है और वो हुआ है रेलवेज की तरफ से, अनलेस वो फैसला कर लें कि यहाँ से बदल के कहीं और करना है। अभी मेरे नॉलेज में ऐसा नहीं आया। उसमें भी ये है कि 7 स्टेट वालों ने ज़मीन देनी है, इन्होंने ये देना है, तब उस पर वो लगेगी। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं का इस तरह का आरोप था कि केंद्र की भाजपा सरकार रेल कोच फैक्ट्री को सोनीपत से हटा के किसी दूसरे राज्य में ले जाएगी। तो क्या एक बार बजट में अगर इस तरह की अनाउंसमेंट हो जाती है या व्यवस्था हो जाती है तो इस तरह शिफ्ट किया जा सकता होता है। वो जो मौके के जो लोग होते हैं, जो मिनिस्टर हैं, जो सरकार है, वो कोई भी फैसला ऐसा हो सकता है कि वहाँ कोई भी कारण दें कि वो ये उस कारण यहाँ नहीं, हम वहाँ ठीक समझते हैं, वो उनका अधिकार है। लेकिन मेरे नोटिस में नहीं आया कि उन्होंने ये कह दिया हो कि हम यहाँ नहीं लगाने। रेल मंत्री भले ही रहने वाले मुंबई के हों, लेकिन वो राज्यसभा के मेंबर हरियाणा से हैं और हरियाणा के लोगों का उन पर ज़्यादा हक है कि आपके समय में जो अनाउंसमेंट हुई हो वो मौजूदा रेल मंत्री को भी उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि राज्यसभा में हरियाणा ने उनको भेजा है। हाँ, अब हरियाणा गवर्नमेंट ज़मीन के लिए जल्दी इंतज़ाम करके उनको दे उसके लिए, और वो उसका करेंगे, मुझे विश्वास है कि वो करेंगे। लेकिन वो जो आपने कहा है, जो हमारे लोगों ने कहा है, मेरे नोटिस में वो बात नहीं आई हुई। आप केंद्रीय जल संसाधन मंत्री रहे हैं केंद्र में, और इधर हरियाणा और पंजाब के बीच बरसों से पानी को लेकर विवाद चल रहा है। क्या आपने जल संसाधन मंत्री रहते हुए इस समस्या को सुलझाने की कोई कोशिश की? ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा मसला है, बहुत ही जटिल है ये, बहुत वर्षों से चल रहा है। इराडी कमीशन की कितनी देर से बने रहे, उनकी रिपोर्ट, उसके बाद ये हमारा जो सिस्टम भी है उसमें भी जो इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स होते हैं वो भी वर्षों तक उनका फैसला नहीं हो पाता। लेकिन पंजाब हरियाणा में एक सबसे बड़ा जो समस्या आ गई थी वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर पेंडिंग है कि जो पंजाब ने कानून बना दिया था, जो समझौते पहले थे, एग्रीमेंट्स को अनल कर दिया था, उसके खिलाफ एक रेफरेंस गया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट में वो पेंडिंग है। जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता उसे आगे नहीं बढ़ा जाता। लेकिन इसमें दोनों प्रांतों के अपने अपने मसले हैं, दोनों की अपनी अपनी मांगें हैं। पंजाब कह रहा है कि हमारे पास पानी सरप्लस नहीं, हम नहीं दे सकते। हरियाणा का ये कहना है कि क्योंकि हरियाणा उस वक्त के पंजाब से कार्व आउट हुआ है, इसमें इनका भी वो 40% के हिसाब से बनता है, इसमें राइपेरियन वाली बात नहीं आती। ऐसे जब मसले हो जाते हैं, इनका फैसले के लिए हम लोग पॉलिटिकल शायद उतना नहीं कर पाते, अगर आपस में कर पाएँ तो इससे बढ़िया कोई नहीं। लेकिन ऐसे मसलों पे फैसला हमें अखीर पे कचहरियों पे, अदालत पे ही छोड़ना पड़ता है, और मसला वहाँ से जब इसका कोई फैसला होगा उसके बाद आगे बढ़ पाएंगे। बंसल साहब, मैं आपको रोकना चाहूँगा, इस मुद्दे पर हम आगे भी बातचीत करेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। क्या ये केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है कि दोनों राज्यों के बीच में जल विवाद का कोई निपटारा ठीक से हो सके? नहीं, मैं ये किसी पे नहीं कहूँगा, हम सरकार में रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बंसल साहब, हम बात कर रहे थे हरियाणा और पंजाब के बीच पानी के विवाद की। पंजाब सरकार ने 3 राज्यों के बीच जो जल समझौता था वो अमरिंदर सरकार के दौरान वो समझौता रद्द कर दिया, एक तरफा रद्द कर दिया, और राष्ट्रपति ने उस पर रेफरेंस मांगा हुआ है। 10-11 साल से ज़्यादा की अवधि बीत चुकी है, अभी तक राष्ट्रपति को रेफरेंस नहीं मिला है। तो क्या ये केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है कि दोनों राज्यों के बीच में जल विवाद का कोई निपटारा ठीक से हो सके? नहीं, मैं ये किसी पे नहीं कहूँगा, हम सरकार में रहे हैं, वो मंत्रालय मेरे पास रहा है, आज औरों के पास है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि वो किसी ने नहीं करना चाहा। हमारी तो ये कोशिश रही उस वक़्त भी कि जो भी जिन प्रांतों का, कावेरी का बहुत बड़ा मसला रहा, उसके बाद वो मुल्लापेरियार डैम का बहुत बड़ा रहा, सब प्रांतों में रहता है। इसमें एक बुनियादी तौर पे मैंने जो कमी देखी थी, महसूस की थी, वो जो इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स, वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल भी जो बनते हैं, वहाँ भी एक कमी है। उनके पास हम अलग अलग बना देते हैं, वहाँ पूरा काम नहीं होता, हर वक्त उसमें लटका रहता है। केंद्र के पास ज़्यादा अधिकार नहीं है इनके लिए कुछ करने का। इंटर स्टेट तो सेंटर के पास है वैसे संविधान के तहत, लेकिन फिर भी अधिकार ज़्यादा नहीं, क्योंकि वाटर ऐसा स्टेट सब्जेक्ट आ जाता है। इसमें दिक्कतें कई तरह की आ जाती हैं कि स्टेट्स के इस निपटारे में केंद्र का कितना रोल है वो सीमित सा रह जाता है। तो फैसला फिर वो ट्रिब्यूनल ने या कोर्ट्स ने करना होता है। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट पे और किसी का नहीं है। हरियाणा वाले समझते हैं कि क्यों नहीं जल्दी हो लग रहा, पंजाब वाले कहते हैं ठीक है अपने समय से लग रहा है जैसे होगा। लेकिन उतनी देर तक मैं समझता हूँ दोनों को इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। सबसे अच्छा तो यही होता है कि आपस में टेबल पे बैठें, पूरे पानी का ब्यौरा लें, कितना पानी है अवेलेबल,
मतलब वो सरप्लस वगैरह की डेफिनेशन में हम नहीं पढ़ें, किस किस का कितना अधिकार बनता है उसके हिसाब से आपस में दोनों प्रांत इसमें मिलके कर लें तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं रहती। लेकिन इसके साथ साथ हमें एक और चीज़ जो मैंने ज़्यादा बल दिया था, वो आपस में विवाद की बात नहीं, वो है कि पानी के कंजर्वेशन की, पानी के ठीक इस्तेमाल करने के लिए अगर हम उन चीज़ों पे आ जाएं दोनों प्रांत कि जो हम फ्लड इरिगेशन कर देते हैं कि पानी भर दो खेत में तब फसल अच्छी होगी, वो अच्छा नहीं है। हमें ड्रिप इरिगेशन पे जाएं, हम स्प्रिंकलर इरिगेशन पे जाएं, हम पानी की बचत करें। जो कैनॉल्स हैं हमारी, ये जैसे सरहंद वाली भी है, इनकी लाइनिंग प्रॉपर हो जाए, इनकी रिपेयर मेंटेनेंस हो, इससे जितने पानी की बचत होगी मैं समझता हूँ उससे भी दोनों स्टेट्स का बहुत बड़ी हद तक ज़रूरत पूरी हो सकती है, जिसकी तरफ हम जा नहीं रहे। और जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जो लोगों की कंजम्पशन के लिए, लोगों को दिखाने के लिए हमने अपना अपना स्टैंड रखा है, उस पर बज़द रहते हैं और इससे नॉन कन्वेंशनल तरीकों की तरफ नहीं निकलते, वो भी हमें प्रयास करने की ज़रूरत है। हरियाणा कहता है हमारे हिस्से का पानी हमें मिलना चाहिए। पंजाब का कहना है कि हमारे पास पीने के लिए पानी फालतू है नहीं। केंद्र सरकार हमेशा एक ही बात कहती है कि दोनों राज्य मिल बैठ के सुलझा लें। अब इतने सालों से केंद्र सरकार की तरफ से बात कही जा रही है कि मिल बैठ के सुलझा ले, और दोनों राज्यों के अपने इंटरेस्ट हैं, केंद्र का दखल नहीं है, तो कैसे सुलझेगा ये मसला? मैं भी यही कह रहा था कि सबसे बेहतर वो होता है मिलकर आपस में उसको सुलझाएं, लेकिन वो नहीं होता। हरियाणा और राजस्थान का भी नहीं हुआ, बहुत थोड़ी सी जगह का है एक पानी के कैनॉल के एंड पे जाने का, उनके बीच में भी नहीं हुआ, लटका पड़ा है। वहाँ हरियाणा कहता है हमारे पास पानी नहीं, राजस्थान कहता है इसको आपने कैनॉल, ये कह रहे हैं आप यहाँ से बना के ले जाइए, वो कह रहे हैं जो आपका ख़त्म होती है यहाँ टेल एंड, वहाँ से हमें कुछ किलोमीटर ही दे दीजिए, ये लटकते रहेंगे। इसीलिए मैं ये कहता हूँ शायद ये मसले वो हैं जो कचहरी के ज़रिए ही होंगे। अब आने वाले दिनों में आप देखिए, हमने वो 2 स्टेट्स तो बना दी, तेलंगाना और आंध्रा, वहाँ सबसे बड़ा आप देखना आने वाले दिनों के लिए और डिस्प्यूट बढ़ेगा। ये पानी का इतना एक इमोशनल मुद्दा है, भावुक मुद्दा है, जिसको शायद पॉलिटिकल लोग नहीं सुलझा पाते। ये मानना होगा, वही हमारा एक सिस्टम की एक खूबी है कि अगर हम आप नहीं कर सकते तो एक जो दोनों की तरफ से एक इक्विडिस्टेंट एक अथॉरिटी है, वो है अदालत। अदालत का फैसला हो, लेकिन उसको मान लें हम, उस पर फिर झगड़ा ना करें, उसके ज़रिए इसको मान के भी कर लें तो वो भी अच्छा रहे। आप केंद्र में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहे हैं। आपकी जब केंद्र में सरकार थी तो विपक्ष ने संसद नहीं चलने दी, और अब बीजेपी की सरकार है तो सुषमा स्वराज के मुद्दे पर कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि हम संसद नहीं चलने देंगे अगर सुषमा स्वराज का इस्तीफा नहीं होता है तो बीजेपी ने आपके राज में नहीं चलने दी, बीजेपी के राज में आप संसद नहीं चलने दी, लोगों के हित में कामकाज कैसे निपटाया जाएगा? क्या सुझाव है आपका? कहा है सही, लेकिन इसमें वही बात आ जाती है कि आज के दिन कांग्रेस अगर किसी बात को रोकती है तो उसके लिए बिल्कुल, अगर आप कोई भी पुराना किसी वक्त की किसी दिन की भी आप डिबेट निकाल के देख लें, आपको यही मिलेगा। उस वक्त बहुत अहम मुद्दे जो ज़रूरी थे लोगों के लिए वो लटकते रहे, उनको बहुत बहुत देर, सिर्फ ये नहीं कि कुछ दिन नहीं संसद चला, इस पिछले आप सेशन में देखिए कि बहुत अहम फैसलों में कांग्रेस ने साथ दिया और वो बिल पास हुए। जिनमें कांग्रेस को इतराज़ था, उनको कोई किसी चीज़ पे लगता था कि ये हमने कानून बनाया था, उसमें ये चीज़ इन्होंने बदल के करने लगे हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए इन्होंने कहा है। आप पूरा का पूरा, मैं 5 वर्ष का नहीं 10 वर्ष का कह रहा हूँ, 2004 से लेके 2014 तक का आप निकलवा के देखिए, 35-35, 40-40% पूरे सेशन का टाइम ज़ाया हुआ है, उसमें विघन होता रहा, पार्लियामेंट बिल्कुल नहीं चल पाई थी। अब भी ऐसा थोड़ा हुआ है, लेकिन ये बीजेपी वाले ये कह नहीं सकते कि देखिए विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा, उनका तो 10 साल का लगातार वो रहा, अभी इधर तो थोड़ी देर का हुआ है। अगर ये इसमें समझते हैं तो जो उस वक्त हमारी गलतियां, हमारी सरकार की गलतियां कहते थे कि हम बाई पार्टीजन नहीं हैं, हम उनको साथ लेके नहीं चल रहे, आज तो ये साथ लेके चलें। जिन जिन चीज़ों पे हमने सजेशन दी है, आप उदाहरण के तौर पे प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि हमारे लिए ये प्रेस्टीज का मुद्दा नहीं, लेकिन और क्या हुआ है लैंड एक्विजिशन में? ऑर्डिनेंस किस चीज़ के लिए होता है कि सेशन नहीं है, सेशन का जल्दी होने की संभावना भी नहीं है, इसलिए कोई एक चीज़ की एकदम इमरजेंट एक कोई सिचुएशन उठी कि उसके लिए कोई सरकार को रिएक्शन की ज़रूरत है, उसके लिए विधेयक ऑर्डिनेंस की शक्ल में बना लिया जाता है और ऑर्डिनेंस लगा दिया जाता है, उसके बाद संविधान के तहत उसको उतनी देर में पास करना होता है। यहाँ 3 बार ये हो गया, वही मुद्दा, वही सब्जेक्ट, उसमें अर्जेंसी क्या थी? पहली बार किया, उसने नहीं हुआ, दूसरी बार फिर वही कर दिया, तीसरी बार फिर कर दिया। और सबसे इसमें हास्यास्पद बात क्या है, दूसरी तरफ वो कमेटी के पास है,
स्टैंडिंग कमेटी के पास है। अगर स्टैंडिंग कमेटी ने उस पर कॉग्निजेंस लिया हुआ है, स्टैंडिंग कमेटी के वो मद्देनजर है, तो उस वक्त आप ऑर्डिनेंस ला रहे हो। उतनी देर के लिए तो इंतजार कीजिए कि स्टैंडिंग कमेटीज में आपकी मेजॉरिटी होगी, कि स्टैंडिंग कमेटी का फैसला आने दीजिए, उनकी सिफारिशें आने दीजिए, फिर उसके बाद करिए। क्या ऐसी चीज़ होने वाली है कि अगर इतनी देर तक उसको लागू ना करें तो ये पहाड़ गिरने वाला है, ये आसमान फटने वाला है? ऐसी बात नहीं है। और अब इतने 6 महीनों में क्या उसके तहत कार्रवाई की है? इसमें सिर्फ यही है वो इल्ज़ाम जो हम लगाते हैं कि क्रोनी कैपिटलिज्म, जो सरमाएदार हैं बड़े, जिनके कारण ये सरकार चल रही है, जिनके कारण सरकार है, सिर्फ उनको दिखाने के लिए कह रहे हैं कि अगर आपने हमें इस पद पे बिठाया है, हम आपके लिए जी जान से सब कुछ कर देंगे। हम भी चाहते हैं इंडस्ट्री लगे। इंडस्ट्री का किसने कहा था, किसने जोर दिया था? नाम बदल दिए गए हैं, मेक इन इंडिया हो गया। उस वक्त क्या था? मैन्युफैक्चरिंग हब। हिंदुस्तान एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, यहाँ चीज़ें बन के जाएंगी। आगे इन्होंने उसका नाम बदल के मेक इन इंडिया कर दिया। ये क्यों नहीं किया कि डिज़ाइन इन इंडिया, कि हम बनाएंगे भी यहाँ, डिज़ाइन भी यहीं करेंगे? बंसल साहब, हम चर्चा आगे भी जारी रखेंगे। मैं रोकना चाहूँगा आपको। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। एक ही गवर्नर दोनों राज्यों का जिसके पास कार्यभार है, वो अजीब सी स्थिति में फंस जाता है। हरियाणा की तो बल्कि मांग ये साथ साथ रहती रही है कि हमें चंडीगढ़ से कोई, अगर आप हमें हमारा पानी पूरा दे देंगे, हमारे दूसरे इलाकों का हमें कर देंगे, तो हम चंडीगढ़ का नहीं है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बंसल साहब, आप चंडीगढ़ से 4 बार सांसद रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य भी आप रहे। हरियाणा का दावा है कि राजधानी चंडीगढ़ उनकी है, पंजाब कहता है कि चंडीगढ़ पर उनका हक है। आप चंडीगढ़ से सांसद रहे हैं, इस मुद्दे को किस तरह से देखते हैं? मैं समझता हूँ, एक्चुअली मेरी रीडिंग तो ये है, हम तो चंडीगढ़ के होते हुए इसको चंडीगढ़ का ही कहते हैं, यूनियन टेरिटरी रहे, और ये सिस्टम बहुत अच्छी तरह काम भी कर रहा है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, हरियाणा के लोगों को कोई दिक्कत नहीं, पंजाब के लोगों को कोई दिक्कत नहीं। दोनों जगह से अफसर भी यहाँ आते हैं, दोनों की राजधानी है, दोनों जगह के लोग यहाँ रहते हैं, सब बढ़िया है। तो इसको क्यों आए वर्ष जब वो सेशन लगता है लोग इनका, दोनों असेंबलीज का, क्यों गवर्नर से उस वक्त इससे दोनों उठा देते हैं और इसको एक फुटबॉल बना लेते हैं? मेरा ख्याल आज के दिन कोई इंटरेस्टेड भी नहीं सही मायने में, ना पंजाब के ना हरियाणा के, कि इसको बदला जाए। इस बार तो मजाक की सी स्थिति पैदा होगी जब गवर्नर कप्तान सिंह सोलंकी हरियाणा के राज्यपाल के तौर पर अभिभाषण पढ़ते हैं तो कहते हैं चंडीगढ़ पर हमारा हक है, और पंजाब के राज्यपाल के तौर पर अभिभाषण विधानसभा में पढ़ते हैं तब कहते हैं पंजाब के पास देने के लिए पानी नहीं है। एक ही गवर्नर दोनों राज्यों का जिसके पास कार्यभार है, वो अजीब सी स्थिति में फंस जाता है। हरियाणा की तो बल्कि मांग ये साथ साथ रहती रही है कि हमें चंडीगढ़ से कोई, अगर आप हमें हमारा पानी पूरा दे देंगे, हमारे दूसरे इलाकों का हमें कर देंगे, तो हम चंडीगढ़ का नहीं है, क्योंकि ये फाइनली फैसला ये था उस वक्त। लेकिन उस पर भी 40 वर्ष निकल गए हैं। अब तो 2 जनरेशंस लोगों की यहाँ हो गई हैं। 1966 नवंबर में चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी बना था, वहाँ से लेके अब 34 और वो 46 साल, 15 तकरीबन 50 साल होने वाले हैं चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बने। तो यानी इसमें 2 पीढ़ियाँ हो गई हैं। तो अब तो ये यूनियन, मेरे हिसाब से तो अब यूनियन टेरिटरी रहेगा। दोनों को किसी को बहुत ज़्यादा कोई इंटरेस्ट शायद नहीं है, ये मेरी फीलिंग है, कि पंजाब वालों को भी नहीं, हरियाणा वालों को नहीं। लेकिन अपना अपना क्लेम रखने के लिए अपनी जगह से वो अपनी बात करते हैं, अपनी जगह बात रखते रहेंगे। लोकसभा चुनाव को हुए 1 साल से ज़्यादा वक्त हो गया है। आपने मंथन भी किया होगा कि हार के क्या कारण रहे। क्या आप एक अभिनेत्री से चुनाव हारे? क्या आप नरेंद्र मोदी की लहर की वजह से चुनाव हारे? क्या कांग्रेस के स्कैंडल्स की वजह से चुनाव हारे? और आपके भांजे पर भी आरोप लगा, क्या उसकी वजह से चुनाव हारे? आपकी हार का क्या कारण था? जो सबसे लास्ट आपने कहा है उसको मैं सबसे पहले कह दूं। जो लोग तथ्यों को जानते हैं, जिन्होंने उनको जानने की कोशिश की, तो वो तो जो अखबारों ने लगातार, किसी ने कैंपेन भी चलाया, किसी ने किसी ढंग का किया, वो तो बल्कि महसूस करेंगे कि मैं उसका एक विक्टिम रहा हूं, तो इस कारण मेरे खिलाफ उस पर नहीं जा सकते, क्योंकि एक शब्द भी कहीं मेरे खिलाफ नहीं है। कोई आपकी पीठ पे कहीं कौन क्या करे वो समय बताएगा, कचहरियाँ करेंगी फैसला, वहाँ का बात है। तो दूसरा है कि मैं अपना कहीं अगर उसको समीक्षा करूं तो देखता हूं कि शायद कई मुद्दे में, शायद जितना लोगों की उम्मीद रहती है हर वक्त, एक आदमी जो ज़्यादा देर रह ले उससे ज़्यादा हो जाती है उम्मीद, उसमें शायद मैं बहुत कामों में पूरा नहीं उतरा हूँगा। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह के, ये भी हो सकता है। और सबसे बड़ा ये था कि एक जो एस्पिरेशनल मिडिल क्लास थी, जो हम लोगों ने रियलाइज़ किया है, उनके मन में तो ये था कि इस बार एक चेंज लानी है। शायद एक इवेंट मैनेजमेंट के तौर पे बीजेपी ने और
प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अपने आप को जो पेश किया, जिस ढंग से एक माहौल बनाया, उसके साथ भी लोग बहुत बड़ी तादाद में उनके साथ लगे। और आपका अपने आप में एक बड़ा फैक्टर रहा, जो पार्टी वो आई वो भी उसी मुद्दों पे थी, जो एस्पिरेशनल, जो मैं कह रहा हूँ, वो क्लास जो कांग्रेस के काम से, कांग्रेस की नीतियों के कारण पॉवर्टी की रेखा से ऊपर उठ के मिडिल क्लास में जा चुकी थी, जिनके जीवन का स्तर बेहतर हो चुका था। अगर सोचें अतीत की तरफ वो नज़र दौड़ा के, तो वो कहेंगे हम कांग्रेस के कारण आज जहाँ हैं वहाँ हैं। लेकिन वो ये नहीं सोच रहेंगे। वो तो स्कूलों में पढ़े, नवोदय विद्यालय में अच्छे बच्चे गए, उनको ये नहीं कि 85,000 रुपया एक बच्चे पे फीस का खर्च होता है, या स्कूलों में शिक्षा अच्छी है, वो तो हो गई। अब वो कहें इससे आगे क्या? आईटी की रेवोल्यूशन राजीव गांधी लाए, राजीव गांधी की आलोचना की इन लोगों ने, आज उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। किसी को पता ही नहीं उस वक्त क्या क्या सवाल उठे थे। तो जिस स्तर पे आज लोग पहुंच गए, उनका एक शायद आक्रोश हमारे पे था कि जो उनकी उमंगें, उनकी आशाएं बहुत बढ़ गई थी, उसको हम पूरा नहीं कर पाए। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। उसको एक मैनेजमेंट के तौर पे मोदी जी ने बहुत अच्छी ढंग से एक्सप्लॉइट कर पाए। ये राजनीति में वाजिब है। लोगों ने उनको अपना फतवा दिया। हमारे सिस्टम के तहत फर्स्ट पास द पोस्ट ज़्यादा सीटें उनको मिली। बेशक टोटल देश में वोटें तो 31% ही पड़ी उनको, 31%, तीसरा हिस्सा भी नहीं, लेकिन मेजॉरिटी उनकी बनी, जैसे हमारी भी बनती रही। तो आज उनकी सरकार है, लेकिन एक वर्ष में आप देख रहे हैं वो कहाँ नीचे जा रहे हैं। ये लोग अनस्पेयरिंग भी हैं। जो ये एस्पिरेशनल, जो पढ़े लिखे ये जमात है, 30-32% आज के दिन वो नौजवान, ये मैं समझूँ मेरे जेब में है, ये गलती होगी। वो सचमुच में लोकतंत्र के हैं, वो जानते हैं कि उनका अधिकार क्या है, उसका इस्तेमाल किया, और समय समय के साथ सरकारें बदलती हैं। राहुल गांधी युवा वर्ग को आगे बढ़ा रहे। चंडीगढ़ में भी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा हैं, जो यूथ हैं, मेयर हैं पूनम शर्मा, वो भी टिकट की दौड़ में बताते हैं। तो आपको प्रदीप छाबड़ा, पूनम शर्मा से अगले आने वाले लोकसभा चुनाव में कोई टिकट की चुनौती रहेगी क्या? नहीं, इस पे तो मेरी अभी सोच ही नहीं है। अभी तो 4 वर्ष हैं इस चीज़ के लिए। कौन कहाँ क्या होता है, मौके पे मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ नहीं, क्या हालात हैं, कौन है, उन चीज़ों पे सोच भी नहीं जा रही अभी तो आज के दिन पे है। मैं तो ना अतीत में रहता हूँ, ना भविष्य में रहता हूँ। ऐसी भी चर्चाएं हैं कि आपके बेटे मनीष बंसल राजनीति में आ रहे हैं। आपका कार्यक्षेत्र पंजाब भी रहा है, चंडीगढ़ भी रहा है। क्या ऐसी स्थिति आती है तो आप अपने बेटे को चंडीगढ़ से एमपी की टिकट दिलाने की कोशिश करेंगे या पंजाब से विधानसभा के इलेक्शन लड़ेंगे? मैं 7-8 साल मंत्री रहा। उससे पहले तो पूरा समय मैं, जब एमपी था, मैं यहीं रहता था, सेशन के समय वहाँ जाता था। लेकिन जब सरकार में आ गया तो सरकारी नौकरी ये थी कि वहाँ रहूँ। वहाँ दफ्तर के काम हर वक्त रहते हैं, मीटिंग्स 20 तरह की होती हैं। तो उस वक्त मैं यहाँ आना स्वाभाविक तौर पे कम था, लेकिन सैटरडे संडे हर वक्त यहाँ होता था। लोकतंत्र में, हिंदुस्तान के लोकतंत्र में, उम्मीद हर वक्त आपके चुने हुए नुमाइंदे से ये होती है कि आप उन लोगों के हर फंक्शन पे पहुँचो। लोग किसी वक्त भी आ जाएं, आप उनको मिलो। मैं जब नहीं होता था तो लोगों की एक मांग रहती थी, घर का कोई हो। किसी वक्त तो मिसेस बंसल, अगर ये मेरे साथ वहाँ होती तो वो कह रहे थे बेटा आए। तो बेटे ने कोई शौक के साथ या आने के कारण इसमें नहीं आया, वो तो खींचा गया उस हिसाब से। तो वो साथ, वो एक मेरी भूमिका को उस ढंग से कुछ हद तक जो लोगों से एक सामाजिक तौर पे होता है उसको निभाने की कोशिश करता रहा। चंडीगढ़ की जो सांसद है उनका कुछ समय मुंबई में बीतता है, कुछ समय दिल्ली में बीतता है, कुछ समय चंडीगढ़ में बीतता है। आप लोगों को हर समय उपलब्ध हैं इस समय। लोग क्या आपके पास अब भी अपनी समस्याएं लेके आते हैं और उनका समाधान किस तरह से करते हैं? वो तो रहता है हर वक्त। राजनीति में जब आप 40 वर्ष से रह लो, तो अगर एक चुनाव के बाद आप नहीं हो स्थिति में, आप पोजीशन में नहीं हो, आप चुनाव हार चुके हो, तो उसका मतलब सब कट ऑफ नहीं हो जाता। आपके लोगों से आप कितनों से मधे हो, नंबर कम रह जाएगा, फ़र्क पड़ेगा। ऑफिशियल फंक्शंस पे आपको नहीं जाना होता, आपके पास लोगों ने बहुत ने जो अफसरों को कहलवाना होता उसमें कमी होती है। एक तो हमारे पार्टी के जो अपने प्रोग्राम्स है वो रहते हैं, अब विपक्ष में है वो विपक्ष के तौर पे वो काम करने हैं वो रहते हैं। दूसरे लोग फिर भी अपनी ज़रूरतों के लिए, अपने कामों के लिए आते रहते हैं। उनके लिए किसी ऑफिसर को लिखना, किसी जगह कोई अपने कॉरपोरेशन में या एडमिनिस्ट्रेशन से टेकअप करना, वो रहता है। बेशक उसका वो एक इंटेंसिटी उसका वो कम हो जाता है, लेकिन वो रहता है, वो कोई भी हो उसके लिए रहता है। आप लोगों की आवाज़ उठाते हैं, उनकी समस्याएं हल करने का प्रयास करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के लिए इसी तरह उपलब्ध रहेंगे। आपने हमसे बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एक मुलाकात कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। देखते रहिए ETV न्यूज़।